ऑर्गेनाइजेशन है क्या? आप और हम संगठन हैं ना, तो आप और हमारी यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि कभी कभी लोग कहते हैं या ये तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, तो आप हमारे साथ नहीं, आप भी AIA हो। सो हर एम्प्लॉई जो AIA का मेंबर है वो AIA है, क्योंकि संगठन एक यूनिटी है एम्प्लॉइज़ की। और इस यूनिटी को हम कैसे बनाते हैं और कैसे मजबूती देते हैं? अगर आपने में जो कुछ पॉइंट्स रखे हैं रिटन नोट में देखे होंगे, तो मैंने कहा कि हमारे सामने दो तरह के संगठन होते हैं। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन, जिसको हम कहते हैं कि ये ट्रेड यूनियन एक रेवोल्यूशनरी ट्रेड यूनियन है। और बहुत कम ट्रेड यूनियंस रेवोल्यूशनरी ट्रेड यूनियंस होते हैं। और दूसरा एक टाइप का एक ट्रेड यूनियन होता है जिसको हम एक रिएक्शनरी ट्रेड यूनियन कहते हैं। तो डिफरेंस, फर्क इन दोनों में क्या है? एक रेवोल्यूशनरी ट्रेड यूनियन की ये समझ है, ये फिलॉसफी है कि हाँ, उसको अपने मेंबर्स की एवरीडे जो इश्यूज हैं इसको रिजॉल्व करने हैं। आपको एक अच्छा सा वेज रिवीजन दिलाना है, आपके ट्रांसफर्स की कोशिश करना है। अगर ऑफिस में कहीं आपकी मेज़ यहाँ से खिसाकर वहाँ रख दी तो उसको लड़ाई लड़ने के लिए भी संगठन की ज़रूरत पड़ जाएगी। ये हर दिन का काम है। ये हर ट्रेड यूनियन, एक रेवोल्यूशनरी ट्रेड यूनियन हो या रिएक्शनरी ट्रेड यूनियन हो, ये दोनों ही एक काम करते हैं। फर्क इतना है कि एक रेवोल्यूशनरी ट्रेड यूनियन ये समझती है कि वर्किंग क्लास के जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी मुद्दे हैं, वो राजनीति से जुड़े हुए हैं। और जब तक आप इस राजनीति को नहीं समझोगे, तब तक आप एक परमानेंट सॉल्यूशन जो है एक ट्रेड यूनियन हासिल नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम ट्रेड यूनियन में सिर्फ अपने लिए ही काम नहीं करेंगे, बल्कि उन तमाम इश्यूज पे जो भारत के समाज को प्रभावित करती हैं, इन इश्यूज पे भी अपना एजिटेशन, अपना स्ट्रगल तैयार करेंगे। क्योंकि हर इशू जुड़ा हुआ है हमारी जिंदगी से, एक ट्रेड यूनियन की। हम यहां पे एम्प्लॉयड हैं, तो हम क्यों अनएम्प्लॉयमेंट के इशू पे लड़ाई लड़ें? हम इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगर भारत के समाज में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा तो हमारी नौकरी पे खतरा होगा। इसका एक सीधा साधा उदाहरण मैं आपको दूंगा। 1980s में इस देश में बैंक कर्मचारियों का एक बड़ा आंदोलन चला। जब वो आंदोलन चल रहा था तो सरकार ने जो सारे अनएम्प्लॉयड हैं इनको मोबिलाइज किया। गुजरात में सारे बैंकों के सामने
ये अनएम्प्लॉयड यूथ डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि इन लोगों को इतनी पेमेंट मिलती है, इसके बावजूद ये काम करना नहीं चाहते। आप इनको जितना दे रहे हो इसका 25% हमको दो, हम नौकरी करेंगे, इनको निकाल दो। राइट। अगर आप उससे थोड़ा जोड़ना चाहें तो कुछ वर्षों पहले मोदी जी ने एक स्कीम चलाई, हम एलपीजी गैस सबको देंगे। आपने उस पर गौर किया होगा कि मोदी जी ने क्या कहा। उसने कहा कि ये बूढ़ी औरत लकड़ी का चूल्हा जला रही है छोटे से मकान में, जब इससे धुआं निकलेगा तो ना सिर्फ इसकी सेहत पे असर पड़ेगा, इसके बच्चों का स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा। तो मैं इन लोगों को एलपीजी सिलेंडर देना चाहता हूं, उज्जवल योजना, एलपीजी सिलेंडर देना चाहता हूं। कौन रोक रहा था मोदी जी को? एलपीजी सिलेंडर आप देना चाहते हो, दो। पर उन्होंने कहा कि जो लोग अब एलपीजी की सब्सिडी ले रहे हैं, अगर वो सब्सिडी छोड़ देंगे, सब्सिडी खत्म कर देंगे, तो मैं इन लोगों को एलपीजी गैस दे पाऊंगा। समझे बात आप? मोदी जी ये नहीं कह रहे थे कि हर साल मैं 5 लाख करोड़ रुपया का जो टैक्सेस है वो कॉरपोरेट सेक्टर को माफ कर रहा हूं और उससे मैं एलपीजी सिलेंडर सबको दे सकता हूं। ये नहीं कह रहे थे। वो मिडिल क्लास से कह रहे थे कि आप अपना एलपीजी सब्सिडी विड्रॉ कर लो। अगर आप विड्रॉ करेंगे तो एक बूढ़ी औरत को इसको मदद मिलेगी। तो इसका मतलब वो सीधे साधे हम और उस बूढ़ी औरत को एक दूसरे के सामने कर रहे थे और तनाव पैदा कर रहे थे। और सारे पब्लिक सेक्टर को इन्होंने चिट्ठी लिख दी, आप जाओ। जब हम डिस्कशन के लिए गए थे तो उस समय चेयरमैन ने कहा कि हमको पीएमओ से एक लेटर आया है, वो चाहते हैं कि एलआईसी एम्प्लॉयज़ अपनी सब्सिडी छोड़ दें। हमने कहा कि हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। अगर कल सर्कुलर इशू करना है तो हम कर देंगे, क्योंकि सब्सिडी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम ये एलपीजी सब्सिडी ख़त्म कर देंगे एलआईसी एम्प्लॉयज़ के। मगर हमारी भी एक शर्त है, आप मोदी जी को बोल दो कि आप जो कर्जा माफ कर रहे हैं उनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो टैक्स कंसेशन बिग इंडस्ट्रियलिस्ट को दे रहे हैं, वो भी खत्म कर दें। चेयरमैन क्या बोलेगा? मुस्कुराने लगा। कॉमरेड आप एक कैसी शर्त रख रहे हो? हमने कहा कि हम कोई शर्त नहीं रख रहे हैं। अगर गरीबों की जिंदगी में सुधार लाना है तो हम कुछ सैक्रिफाइस करेंगे, पर उन बड़े लोगों को भी सैक्रिफाइस करना है ना। तो एक ट्रेड यूनियन जो सोशल इश्यूज हैं, अगर वो उसको समझने की और उसमें जो लोग पीड़ित हैं उसको हेल्प करने की कोशिश नहीं करेगी, तो वो ट्रेड यूनियन का फ्यूचर सिक्योर नहीं रहेगा। तो इसलिए एक रेवोल्यूशनरी ट्रेड यूनियन ये बिलीव करती है कि समाज में जो भी बुराइयां हैं इनसे लड़ना है। समाज में जो भी एक्सप्लॉयटेशन है, इस एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करना है। समाज में जो भी अच्छी बातें हो सकती हैं, इन अच्छी बातों को हमको लाना है। इसका मतलब यह हुआ कि एक ट्रेड यूनियन पॉलिटिकल हो गई। तो हम कहते हैं कि ये ना सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ के लिए स्ट्रगल करती है, वो सोशल इश्यूज पे भी उसका अटेंशन है। तो ये एक रेवोल्यूशनरी ट्रेड यूनियन हो गई।
बहुत सारी ट्रेड यूनियंस ऐसी हैं जो समझते हैं कि हमारा काम सिर्फ अपने जो मेंबर्स हैं इनके लाइफ स्टाइल को इम्प्रूवमेंट करने का है, पॉलिटिक्स हमारा काम नहीं है, समाज की बुराइयां दूर करना हमारा काम नहीं है। वो ये भूल जाते हैं कि वो भी समाज का एक हिस्सा है। तो समाज में जो बुराइयां हैं इसको दूर करना हमारा काम नहीं है। और जो ट्रेड यूनियन ये कोशिश करती है कि समाज में जो बुराइयां हैं उसको दूर करें, वो कहती है कि ये ट्रेड यूनियन एक पॉलिटिकल ट्रेड यूनियन है। हम कोई ट्रेड यूनियन को पॉलिटिक्स नहीं सिखाएंगे। हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है एक ट्रेड यूनियन को नेसेसरीली पॉलिटिकल होना चाहिए, और एक ट्रेड यूनियन अपॉलिटिकल रहेगी, जो पॉलिटिकल नहीं रहेगी तो वो ट्रेड यूनियन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रेड यूनियन की, जो फिलॉसफी है वर्किंग क्लास की, इसको पूरा नहीं कर पाएगी। तो वही जब हम LIC IPO पे लड़ रहे थे तो BMS ने कहा कि ये लोग क्यों लड़ रहे हैं, LIC IPO LIC के लिए अच्छा है, LIC एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छा है, LIC एम्प्लॉयज़ बहुत मालदार हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस है एक पॉलिटिकल ट्रेड यूनियन में और एक अपॉलिटिकल ट्रेड यूनियन में। अपॉलिटिकल मतलब जो ट्रेड यूनियन पॉलिटिक्स को नहीं मानता। और हम कहते हैं कि हर जो समस्या है हमारी वो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। सवेरे हमने बात की ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन स्कीम, क्या ये पॉलिटिक्स नहीं है? तो ये आइए एक रेवोल्यूशनरी ट्रेड यूनियन है। आज भारत के रूलिंग क्लास ये कोशिश करते हैं कि कैसे ऐसे संगठनों को कमजोर किया जाए। किसी ने सवाल उठाया था कि क्यों हमको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है। सीधा सवाल यही है कि जब हम सरकार से लड़ते हैं तो वो हमको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, जो सरकार से नहीं लड़ते उनको रिकॉग्नाइज कर देंगे। अभी पोस्टल यूनियन में हुआ ना वही। तो हमने कहा कि हमारी जो फिलॉसफी है हम उस फिलॉसफी पे चलेंगे, चाहे आप हमको रिकॉग्नाइज करो या ना रिकॉग्नाइज करो। क्योंकि रिकॉग्निशन अगर आप हमको नहीं देंगे तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक एम्प्लॉइज हमको रिकॉग्नाइज करते रहेंगे। तो हम जब पेंशन की स्ट्रगल चल रही थी, निर्मला सीतारामन चेन्नई आई हुई थी। वहाँ अपने जनरल सेक्रेटरी साउथ जोन के कॉमरेड सेंथिल ने फ़ोन किया कि ये आई हुई हैं, क्या हम बात करें उनसे। सो डेवलपमेंट ऑफिसर्स, क्लास 1, हम सब जो जॉइंट फ्रंट के पार्टनर थे उन्होंने जाके उनसे भेंट की। उन्होंने उनको बताया कि क्यों हम LIC IPO को अपोज कर रहे हैं। तो वो गुस्से से बोली कि ये आप जो कम्युनिस्ट हैं LIC में, ये आप लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। तो आप कम्युनिस्ट हैं? हमारी ट्रेड यूनियन में, हमारी AIA में सब तरह के पॉलिटिक्स मानने के लोग मौजूद हैं। हम सिर्फ उन इश्यूज पे लड़ रहे हैं जो हम समझते हैं कि जो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, जो अपनी इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट में नहीं है। तो हमने सीतारामन को कहा कि ये कम्युनिस्ट और नॉन कम्युनिस्ट का सवाल नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि LIC का IPO, इसकी जरूरत ना तो LIC को है ना तो देश को है, इसीलिए हम अपोज कर रहे हैं। दूसरी बार निर्मला सीतारमण से मुलाकात हुई, कब हुई? AIPA, ऑल इंडिया इंश्योरेंस पेंशनर्स एसोसिएशन, जब वो पेंशन, फैमिली पेंशन की मांग को लेकर उन्होंने मुलाकात की तो वहाँ भी यही कहा गया कि जो कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियंस हैं LIC में, ये मुझे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो वहाँ पे सतनजीत जो थे अपने प्रेसिडेंट, उन्होंने उनको बताया
कि हमारी ट्रेड यूनियन किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी नहीं है, हमारी ट्रेड यूनियन किसी सेंट्रल ट्रेड यूनियन से जुड़ी नहीं हुई है, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम इश्यूज हैं, इस इश्यूज पे हमने सब सरकार से लड़ाई लड़ी है, सिर्फ आपसे ही नहीं। और अगर आप कुछ पीछे चले जाओ तो जब ये वन मोर पेंशन ऑप्शन का सवाल उठ रहा था तो जेटली जी ने बीएमएस और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग की दिल्ली में। वहां पे उन्होंने क्या कहा, आप क्या काम कर रहे हो, आप ये एआईए को क्यों कमजोर नहीं कर पा रहे हो, एआईए को आप कमजोर करो। जब तक एआईए कमजोर नहीं होगी आपको भी कुछ नहीं मिलेगा, सरकार की पॉलिसीज भी वहां पे चलेगी नहीं। तो एक इश्यूज पे जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो हमारे बहुत सारे एनिमीज भी हो जाते हैं, और ये रूलिंग क्लासेस नहीं चाहते कि हम यूनाइट रहें, क्योंकि ट्रेड यूनियन की बुनियाद ही यूनिटी पे बनी हुई है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अपने मेंबर्स हैं। क्या हम एक चार्टर, एक हिंदू के लिए एक अलग चार्टर दें, मुस्लिम के लिए एक अलग चार्टर दें, ईसाई के लिए अलग चार्टर दें? सबके लिए हम एक कॉमन चार्टर देते हैं ना, कॉमन वेज रिवीजन की बात करते हैं, हम एम्प्लॉयज को यूनाइट करते हैं। ये यूनिटी उनके लिए बर्दाश्त नहीं होती। क्यों? जब इस देश में पहली ट्रेड यूनियन बनी थी वो थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC, 1920 में वो बनी थी। और उसके बाद शायद आपको मालूम होगा कि बॉम्बे में जो नेवी के सिपाही थे ब्रिटिश आर्मी में, इन्होंने एक झंडा उठाया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जिसको ब्रिटिशर्स रॉयल नेवी म्यूटिनी कहते हैं। तो हम उसको नेवल रेटिंग्स अपराइजिंग कहते हैं। तो वहां पे सवाल उठा, किस बात पे, किस इशू पे वो लड़ रहे थे, इस पे हम नहीं जाएंगे, मगर नेवी के जो सारे जो सिपाही थे भारतीय, इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी। और उस मुहिम में वहां के जो टेक्सटाइल वर्कर्स थे बॉम्बे के, जो बहुत सारे मिलों के वर्कर्स थे, इन्होंने सपोर्ट कर दिया। जब नेवी के सिपाही और वर्कर्स मिल जाएंगे तो कांग्रेस समझ गई कि हमको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, और इसीलिए कांग्रेस ने कहा कि हम इस स्ट्राइक को नहीं मानेंगे, आप इस स्ट्राइक को खत्म कर दो। और जब वर्कर्स और किसान मिले और एक आंदोलन लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ चला, तो महात्मा गांधी ने कहा कि मैं इस आंदोलन को नहीं मानूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी वर्कर्स और पीजेंट्री यूनाइट हुई, वो लोग समझने लगे कि हमको एक खतरा है, हमारे पावर को एक खतरा है, इसको कैसे तोड़ें। सो 1920 में जब AITUC आने के बाद कांग्रेस ने AITUC को तोड़ा और इंटक बनाई। और जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन आई 1951 में, इसके बाद यहाँ पे हमको भी तोड़ने की बहुत कोशिश हुई। पहली कोशिश थी लाइफ एसोसिएशन, वो है यहाँ नहीं, मालूम नहीं यहाँ पे नहीं। कोई नहीं है लाइफ एसोसिएशन। वो क्या कह रहे थे, हाँ जब हम फॉरेन रूल में थे तो हम एजिटेशन कर रहे थे, ठीक है, जब हमारी ही सरकार आई है तो हम क्यों एजिटेशन करें, जब हमारी ही सरकार हमको एक्सप्लॉइट कर रही है तो हम उसको क्यों नहीं लड़ें। तो लाइफ एसोसिएशन, उसके बाद उन्होंने बनाई BMS, उन्होंने
या उसके बाद जो स्प्लिट हुई फेडरेशन, बहुत सारे ट्रेड यूनियंस आ गए और सिर्फ ट्रेड यूनियंस को नहीं जोड़ा, लोगों को, एम्प्लॉयज को तोड़ने की कोशिश ट्रेड यूनियंस में SC ST के नाम पे, माइनॉरिटीज के नाम पे ये कोशिश भी जारी रही। मगर हम क्यों हर स्प्लिट के बाद मजबूत बनकर उभरे? सिर्फ 2 इश्यूज थे। नंबर 1, हमने कभी अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, चाहे प्रॉब्लम कितना भी बड़ा हो, हमने अपने प्रिंसिपल से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दूसरा, हमने अपनी जो वर्किंग क्लास फिलॉसफी के लार्जर गोल थे, इसको कभी भी अबंडन नहीं किया। इसी वजह से जब संकट आए ऑर्गेनाइजेशन में, 1980 में बहुत बड़ा संकट आया गुजरात में, एंटी रिजर्वेशन स्ट्रगल, वहां पे एम्प्लॉयज डिमांड करने लगे कि आपको इस स्ट्रगल को सपोर्ट करनी है। हमने कहा कि हम इस स्ट्रगल को सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन उनका हक है। दूसरा संकट आया जब असम में एक स्ट्रगल चला, असम के दीवारों पे ये लिखा गया, इंडियन डॉग्स गेट आउट, और असम में एम्प्लॉयज, जो असमीज एम्प्लॉयज थे, ये बहुत प्रभावित हो गए इन स्लोगन से। इन्होंने कहा कि AIA को भी असम में एक पोजीशन लेनी है जो असम को भारत से सेपरेट करने की। तो हमने कहा कि हम ऐसी पोजीशन नहीं लेंगे और हमको इसका प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ा। हमारे जो लीडर्स थे, अच्युत देका, इनके मकान पर हमला हुआ। शंभू, इनके 2 बच्चे थे छोटे छोटे, जब स्कूल में जाते थे तो वहाँ की टीचर कहती थी, आप इन तमाम बच्चों के साथ नहीं मिलोगे, आप फर्श पे नीचे बैठ जाओ, क्योंकि आपके जो पिताजी हैं वो हमारे एजुटेशन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद कुछ लोगों ने हमारी यूनियन छोड़ी, लाइफ एसोसिएशन में जम गए, मगर फिर भी हमने अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमने कहा कि AIA की एक बिलीफ है कि वो एक यूनाइटेड इंडिया चाहता है। अगर कोई इंडिया को तोड़ने की बात करता है तो हम उसके साथ नहीं हैं। आज जो नेशनलिस्ट हैं, इनको ये बात आपको बतानी है। वो नेशनलिस्ट ने वो लड़ाई नहीं लड़ी थी, हमने लड़ाई लड़ी थी भारत की एक को जोड़े रखने की। और तीसरा, एक ऐसा टाइम आया जब बाबरी मस्जिद गिरी तो AIA ने एक सर्कुलर निकाला, इट इज ए ब्लैक डे। बड़ौदा की जो यूनिट थी, इन्होंने डिमांड किया कि AIA को ये सर्कुलर विड्रॉ करना है। अगर AIA ये सर्कुलर विड्रॉ नहीं करेगी तो हम AIA से निकल जाएंगे। AIA ने कहा, अगर आप जाना चाहते हो तो जाओ, क्योंकि आप हमारे प्रिंसिपल्स को नहीं मान रहे हो, मगर हम अपनी पोजीशन रिवर्स नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक मस्जिद या मंदिर का सवाल नहीं है, इट इज ये सवाल है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का। जब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक हुआ, जब एक चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर कहता है कि आप मुझ पे छोड़ दो, मैं ये जो ढांचा है इसको प्रोटेक्ट करूंगा, और वहां पे वापस जाके इसको तोड़ने में मदद करता है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गई। तो हमने कहा कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को नहीं मानेंगे, अगर आप जाना चाहते हो तो जाओ। कुछ लोगों ने छोड़ दिया, और उसके बाद धीरे धीरे लोगों को समझ में आया, वो फिर वापस हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ गए, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन कभी कमज़ोर नहीं हुई। ये तो आइडियोलॉजी के बेसिस पे, एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे मजबूत ही होती गई। मगर आज फिर कुछ कोशिश हो रही है कि कैसे
हम ट्रेड यूनियन मूवमेंट को कमजोर करें। कैसे? एक नेशनलिज्म के नाम पे, दूसरा कम्युनलिज्म के नाम पे, तीसरा कास्ट के नाम पे, और चौथा लिंग्विस्टिक और रीजनलिज्म के नाम पे। आज नेशनलिज्म का एक बहुत नैरो डेफिनेशन दिया जा रहा है। अगर आप मोदी जी की बात मान लोगे या सरकार की बात मान लोगे तो आप एक नेशनलिस्ट बन जाओगे। अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे और एलआईसी के आईपीओ के अगेंस्ट लड़ाई लड़ोगे तो आप एंटी नेशनल बन जाओगे। तो ये नेशनलिज्म और एंटी नेशनल, पेट्रियट और ट्रेटर, इसके बीच में डिफरेंस क्या है? अगर इस डिफरेंस को समझना है तो हमको भारत को ही समझना है, इंडिया को ही समझना है। और कैसा देश है हमारा? एक बहुत बड़े हिस्टोरियन ने लिखा था कि मुझे ऐसा लगता है कि भारत एक मिराकल है। भारत जैसी डाइवर्सिटी हमने कहीं नहीं देखी। और एक जो फिनोमिनन बनता है वो ये है कि जहां डाइवर्सिटी हो वहां यूनिटी नहीं हो सकती, और जहां यूनिटी हो वहां डाइवर्सिटी नहीं टिक पाती। तो इन्होंने कहा कि भारत एक मिराकल है कि यहां इतनी सारी डाइवर्सिटीज हैं। डाइवर्सिटीज खाने पे, डाइवर्सिटीज ड्रेस पे, डाइवर्सिटीज रिलीजन पे, डाइवर्सिटीज लैंग्वेज पे, और उन्होंने यहां तक कहा कि डाइवर्सिटी रेस पे भी है। यहां गोरे हैं, यहां काले हैं, यहां पीले हैं, मगर सब एकजुट हैं, यूनाइट हुए हैं। तो एक ऐसा डाइवर्स नेशन है जहां की डाइवर्सिटी एक जगह से दूसरी जगह कुछ कॉमनैलिटी नहीं है। अगर आप एक पंजाब के हिंदू उसको एक तमिलनाडु के हिंदू से कंपेयर करोगे तो वहां जो खाने का ढंग है वो अलग होगा, ड्रेस अलग होगा, लैंग्वेज अलग होगी। तो डाइवर्सिटी कितनी बढ़ गई। अगर एक असम के मुस्लिम और कर्नाटक के मुस्लिम को लोगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसे ही जो कॉमन नहीं दिखाई देंगी। कितने लैंग्वेजेस, शायद आपको पता भी नहीं होगा कि स्पोकन लैंग्वेजेस, आप हमको रिटन लैंग्वेज कहते हैं, स्पोकन लैंग्वेज कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज 24 लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन में रजिस्टर हैं। जो स्पोकन लैंग्वेज है, जो 10,000 लोग से ज्यादा वो भाषा इस्तेमाल करते हैं, वो तकरीबन 850 भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। ये भारत की डाइवर्सिटी है। तो जब भारत इतना डाइवर्स है तो ये यूनाइट कैसा हो सकता है? तो इसी यूनिटी पे जो डाइवर्सिटी हमने स्लोगन दिया, हमारी जो नेशनल लिबरेशन मूवमेंट था, इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी, वहां पे एक स्लोगन निकला कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो आप यूनाइट कैसे रहोगे? आप यूनाइट ऐसे रहोगे कि आप उस यूनिटी को, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करो, आप उस डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करो, और आप उस यूनिटी को एक्सेप्ट करोगे, उस डाइवर्सिटी को मानोगे, तो आप यूनाइट हो पाओगे। तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, सबको, हर सिटीजन को इक्वल माना गया। तो
भारत एक मिसाल है। आज इस डाइवर्सिटी को कुचलने की कोशिश हो रही है। एक नाम आप देखो, साउथ में कितना बवाल खड़ा हो गया है। सारे लॉस जो अमेंड कर रहे हैं, विमेन रिजर्वेशन बिल का नाम भी हिंदी में दिया गया है ना। बहुत सारी जो या क्रिमिनल सीपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसको भी हिंदी में नाम दिया गया है। अगर आप हिंदी इतना इंपोज करोगे तो क्या तमिलनाडु भारत का हिस्सा रह पाएगा? सवाल यही है। तमिलनाडु को छोड़ो, बैंगलोर एक बहुत शांत जगह है। कर्नाटका भी एक वेरी पीसफुल लविंग पीपल की एक जगह है। वहां भी शुरू हो गया झगड़ा। जब वहां पे आप रेलवे, मेट्रो रेल के पे हिंदी और इंग्लिश में लिख रहे हैं तो लोगों ने जाके हिंदी को पेंट कर दिया और कन्नड़ लिख दिया। अरे मुझे मेरी भाषा प्यारी है, आपको आपकी भाषा प्यारी है, तो आपकी भाषा पे मैं सवाल नहीं उठाऊंगा, आप मेरी भाषा पे सवाल मत उठाओ। इसी तरह हम यूनाइट रह पाएंगे। जब आप आर्टिफिशियली आपकी भाषा मुझ पर इंपोज करना चाहते हो तो वहां पे प्रॉब्लम होगी। आप नॉर्थ में हो या साउथ में हो, तमिलनाडु में हो, शाहरुख खान की जवान आप देखेंगे, उसका आनंद लेंगे, और तमिलनाडु के लोग जो हिंदी के अगेंस्ट है वो हिंदी पिक्चर देखेंगे। वहां पे कोई कंपल्शन नहीं है, कंपल्शन कहीं भी नहीं है। जहां कंपल्शन होता है, जहां फोर्सफुली किसी चीज को आप थोपने की कोशिश करेंगे तो वहां रेसिस्टेंस होगी। तो आज जो नेशनलिज्म के नाम पे एक इशू खड़ा हुआ है, नेशनलिज्म है क्या? बहुत सारे डेफिनेशंस आए हैं, मगर एक डेफिनेशन जो सबसे सीधा साधा निकला वो ये है कि हम अपने देश से प्यार करते हैं। हम एक तरह का लाइफ स्टाइल हमारे पास है, वो हमको बहुत प्यारा है, मगर हम ये प्यार किसी और पे थोपेंगे नहीं। वो ट्रू नेशनलिज्म होगा, वो ट्रू नेशनलिज्म होगा। जब आप किसी पे अपने जो इश्यूज हैं वो थोपेंगे तो वो पेट्रियाटिज्म नहीं है, वो भारत को तोड़ने की कोशिश होगी। तो आज नेशनलिज्म के नाम पे कौन नेशनल है, कौन एंटी नेशनल है, इस पे सवाल उठ रहे हैं। दूसरा इशू कम्युनलिज्म का, इसका डेफिनेशन क्या है कम्युनलिज्म का? वो ये कहते हैं कि मुसलमान और हिंदू दो डिफरेंट नेशनलिटीज हैं। हम कहते हैं कि सारे भारतवासी एक ही नेशनलिटी है, मगर कम्युनलिज्म में ये कहा जाता है कि मुसलमान और हिंदू दो डिफरेंट नेशनलिटीज हैं, और इसी पे विभाजन हुआ। पार्टीशन की हमने क्या कीमत चुकाई वो आप सबको मालूम है। सर्कुलर पढ़ा ना आपने ये का, जो हमने जब LIC ने ऑब्जर्व किया पार्टीशन हॉरर्स डे, उस समय हमने निकाला था सर्कुलर। तो हम ने कहा कि कम्युनलिज्म ये ऐसे इशू पे खड़ा हुआ है जो सच नहीं है। तो उसका डेफिनेशन आप क्या देंगे? ये कि एक हिंदू की सामाजिक, आर्थिक और कल्चरल जो ज़रूरतें हैं वो एक मुसलमान की आर्थिक, सोशल और कल्चरल इश्यूज से टोटली डिफरेंट है।
तो इसलिए हम एक नहीं हो सकते। यही डेफिनेशन पे कम्युनलिज्म बना हुआ है। अब आप मुझे बता दो कि वहाँ मुबारक बैठा हुआ है और यहाँ अजीत बैठा हुआ है। क्या अजीत ये नहीं चाहता कि उसको एक अच्छा वेज रिवीजन मिले? क्या मुबारक नहीं चाहता कि उसको एक अच्छा वेज रिवीजन मिले? दोनों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक है ना? दोनों के सोशल इंटरेस्ट एक हैं। दोनों ये चाहते हैं कि इस समाज में जो बुराइयां हैं उसको दूर करें। सोशल इंटरेस्ट दोनों के एक हैं। दोनों के कल्चरल इंटरेस्ट एक हैं। आप कैसे कहोगे कि सितार, आप सितार को लेके फेंक दोगे ये भारत से, कि सितार जिसने इन्वेंट किया वो अमीर खुसरो थे? सितार को लेके बाहर फेंक दोगे क्या? सितार एक हिस्सा बन चुका है भारत के कल्चर का। और हमको बहुत आनंद मिलता है जब हम अभी रिकॉर्डिंग सुनते हैं पंडित रविशंकर की सितार पे। पंडित रविशंकर की सितार हम सुन के आनंद लेते हैं, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि पंडित रविशंकर को जिसने सितार चलाना सिखाया वो उस्ताद अलाउद्दीन खान थे। उन्हीं की बेटी से उन्होंने शादी की। तो आप, सवाल है कल्चरल इंटरेस्ट। कहां पे आप हिंदू समझते हो, कहां पे मुसलमान समझते हो? किस संगीत को आप हिंदू समझते हो, किस संगीत को आप मुसलमान समझते हो? आपके भोपाल में उस्ताद राशिद खान, सुना है उनके वोकल को, संगीत को। आज मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं किसी और दुनिया में चला गया हूं। जब उस्ताद राशिद खान और हरिहरन दोनों बैठ के एक जुगलबंदी करते हैं और कहते हैं कि कृष्णा नी बेगन बारो, कृष्णा अब तुम जल्दी से आ जाओ, तो हम क्या कहेंगे? कौन कहेंगे कि किसका कृष्णा मुसलमान है और किसका कृष्णा हिंदू है? कैसे कहेंगे आप? कैसे कहेंगे? मैं हर समय ये एग्जाम्पल देता रहता हूं हमारे बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। एक वाकया ऐसा हुआ कि बिस्मिल्लाह खान लंदन गए हुए थे। वहाँ एक कंसर्ट में उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया। इस कंसर्ट के बाद कुछ लोग आए लंदन के और कहा कि आप भारत जाके क्या करोगे, वहीं गंगा के किनारे बैठोगे, आपको जो फैसिलिटीज होनी है हम लंदन में आपको देंगे, आप लंदन में क्यों नहीं रहते? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने 2 लाइन में इसका खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा, गंगा जल का एक लोटा, सूखी रोटी बासी। समझ रहे हो ना? गंगा जल का एक लोटा, सूखी रोटी बासी, धत तेरी की लंदन, काशी मेरी प्यारी। ये बिस्मिल्लाह खान। तो आप क्या कहते हो? बिस्मिल्लाह खान को एक भारतीय समझते हो या उसको एक हिंदू या मुसलमान समझते हो? काशी विश्वनाथ के टेम्पल पे जाके वो जब अपनी शहनाई बजाते हैं तो कल्चर हम कैसे डिफरेंट हुए कल्चर में? एक ही साथ हुए। और कर्नाटका में जहाँ से मैं आता हूँ, मुझे बहुत गर्व है कि हिंदुस्तानी वोकल को हमने बहुत अच्छे से उछाला। गंगूबाई हंगल कर्नाटका की हैं, सुना है कभी उनको? गंगूबाई हंगल और बहुत सारे लोग जो कर्नाटका के वोकल सिंगिंग में हैं। इन सारों के सारे उस्ताद अब्दुल करीम खान थे जो किराना घराने से ताल्लुक़ रखते थे यूपी में। तो आप कल्चर कहाँ जोड़ोगे? तो मेरे कल्चरल इंटरेस्ट, मेरे इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मेरे जो सामाजिक इंटरेस्ट, वो आपसे कहाँ जुदा हुए? हम दोनों के एक ही हैं। मगर
इस इशू के लेके हमें फूट डालने की कोशिश कर रहे हो। कॉमरेड राम पुनियानी ने बहुत विस्तार से इस इशू पे बात किया, मैं फिर इस पे बात नहीं करना चाहता। तीसरा इशू जो है कास्ट पे, ट्रेड यूनियन की यूनिटी कास्ट के नाम पे डिसरप्ट हो रही है ना। जब LIC की प्रोटेक्शन की आप बात करते हैं तो कुछ ऐसे नासमझ लोग हैं जो सर्कुलर निकालते हैं कि इस स्ट्राइक में हमको भाग नहीं लेना है। अरे दोस्तों, आप क्यों इतने नासमझ हैं? अगर LIC नहीं रहेगी तो आपका रिजर्वेशन कहाँ रहेगा? जब LIC ही पब्लिक सेक्टर नहीं रहेगी तो आपका रिजर्वेशन कहाँ रहेगा? तो कास्ट के नाम पे, मगर कास्ट एक रियलिटी है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो रियलिटी भारत में ही नहीं है। अभी US में 3 स्टेट्स हैं जहां पे एंटी कास्ट बिल्स पास हुए। आपने पढ़ा है ना? एंटी कास्ट 3 स्टेट्स इन US, उन्होंने एक बिल पास किए। क्यों? हम IT एक्सपोर्ट कर रहे हैं मगर कास्ट भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि पहले जब IT शुरू हुआ तो जो हाईली क्वालिफाइड लोग थे इनको टारगेट किया वेस्ट ने। सो आप देखेंगे कि बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट या JP मॉर्गन, इन पे इंडियन CEO बने हुए हैं, IIT से, IIM से निकले हुए, उन लोगों को टारगेट किया। तो दूसरा, जब माइग्रेशन शुरू हुआ तो जो लोग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़े थे, जिसमें निचले तबके के लोग, अपर कास्ट सब शामिल थे, इन लोगों का भी माइग्रेशन हुआ। और वहां जो लोग जो निचले तबके के हैं वो ये कहते हैं कि हमसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार ने इसको माना, हाँ कहा कि हाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जॉब में, अकोमोडेशन में, इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और इस डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के 3 स्टेट्स ने लॉ पास किए हुए हैं। मैं समझता हूं कि इस समय भारत की सोशल क्राइसिस है, मॉरल क्राइसिस है। अगर एक दलित के ऊपर एक अपर कास्ट यूरिनेट कर रहा हो तो हम में से कितने लोगों को गुस्सा आता है? कितने लोगों को गुस्सा आता है? सबको आया? इसी मध्य प्रदेश, हाँ इसी मध्य प्रदेश में कितने लोगों को गुस्सा आया? क्या आपने कोई डेमोन्स्ट्रेशन किया? नहीं किया। गुस्सा आने से क्या होगा? जब गुस्सा लोगों को नहीं दिखाओगे तो एक मॉरल क्राइसिस। और एक दलित घोड़े पे बैठ के अपना जो मैरिज है, क्या बोलते हैं उसको, लेके जाते हैं ना, बारात में नहीं जा सकता, उसको उतारेंगे, मारेंगे। और 2 इंटरेस्टिंग बातें आपको बताऊंगा मैं। एक, गुजरात में मूंछ आप सब लोग रखे हुए, मुस्टैच, मैं नहीं रखा हुआ। वहां प्रॉब्लम यह है कि कोई दलित मूंछ ऐसी नहीं रख सकता, ऊपर खड़ा नहीं कर सकता, उसको नीचे ही रखना है। तो ये बताने के लिए कि मैं निचले तबके का हूं। अगर ऊपर उसकी मूंछ हुई तो उस पर या खतरा आ जाएगा। और ये एक बात जो शायद महापत्रा, तमिलनाडु में हमारे लोगों ने, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे किया कि कितने टाइप के डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं। पहला डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने फाइंड आउट किया कि आप किसी चाय की दुकान पे जाओगे
तो जो कप सासर है ये सिर्फ अपर कास्ट के लोगों को दिया जाएगा। जो पेपर कप है इसमें दलितों को आप चाय देंगे। जब आप किसी बार्बर की शॉप पे जाओगे तो कोई बार्बर जो शॉप है इसमें आपका हेयर कट नहीं करेगा। आपको गांव में जमीन पे बैठ के जो वही कास्ट का लोग है उसी से आपको बाल कटवाने हैं। और तमिलनाडु में हमारे लोग क्या काम कर रहे हैं, जो वॉल सेपरेट करती थी, एक वॉल बनी हुई है, एक तरफ अपर कास्ट एक तरफ दलित, इस वॉल को गिराने का काम हमारे लोगों ने किया AIA के। इसीलिए AIA पे मुझे बहुत गर्व है। तो तमिलनाडु में कुछ विलेजेस ऐसे हैं कॉमरेड जहां एक दलित एक मेल डॉग नहीं रख सकता। समझे आप? एक दलित फीमेल डॉग रख सकता है मगर मेल डॉग नहीं रख सकता। क्योंकि अपर कास्ट का मेल डॉग दलित के फीमेल डॉग को डिफाई कर सकता है मगर लोअर कास्ट का नहीं कर सकता। समझे आप कैसे समाज में हम हैं? और आप देख लो, केरला हाईकोर्ट का एक जज कहता है, जब एक केस उसके पास जाता है, जब एक दलित महिला ने एक पिटीशन लगाया कि मुझे इसने रेप किया है, जो रेप किया है वो अपर कास्ट का है। जजमेंट क्या आता है? खून खोल जाएगा आप लोगों का। जज ने कहा कि ये तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण प्यूरिटी पे विश्वास रखता है, अगर वो किसी को छू लेगा तो वो इम्प्योर हो जाएगा, तो मैं नहीं समझता कि ब्राह्मण ने इस दलित को छुआ होगा। हाई कोर्ट का जज, केरला हाई कोर्ट का। ऐसे समाज में जहां पे इतना कास्ट इशू है तो इसका असर हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे भी पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। और फोर्थ इशू है जो रीजनलिज्म की। अभी देख लो, कर्नाटका और आंध्रा के बीच में तनाव क्यों? दोनों स्टेट में पीने के लिए पानी नहीं है। कर्नाटका में ड्रॉट आया हुआ है तो वहां पे कावेरी जो रिवर है वो रिवर कर्नाटक के बहुत सारे हिस्सों को पानी सप्लाई करती है, और वही रिवर जो तंजावुर कृष्णगिरी जो हिस्से हैं तमिलनाडु के उसको भी पानी सप्लाई करती है। कर्नाटका ये कह रहे कि हमारे पास पानी नहीं है, हम पानी नहीं छोड़ेंगे। तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, हमको पानी छोड़ना है। तो तमिलनाडु में एक स्ट्रगल, कर्नाटक में एक स्ट्रगल। कर्नाटका में लोग बन की काल देंगे, तमिलनाडु में लोग बन की काल देंगे और सारे वर्कर्स डिवाइड हो जाएंगे। कर्नाटका के वर्कर्स यहां पे बंद करेंगे, तमिलनाडु के वर्कर्स वहां पे बंद करेंगे। हमने कहा कि कर्नाटका इस इशू पे, कावेरी वाटर पे, ना तो उस बंद में इंश्योरेंस एम्प्लॉयज कर्नाटका में हिस्सा लेंगे ना तमिलनाडु में हिस्सा लेंगे। यह हमको तोड़ने की कोशिश हो रही है, हम हिस्सा नहीं लेंगे। तो हम पे बहुत सारे ट्रेड यूनियंस ने हमला किया और हमने कहा कि ये बात बंद से नहीं सुलझेगी, आपस में दोनों चीफ मिनिस्टर्स को बैठने दो, बैठ के बात करने दो, और किस तरह से शेयर करना चाहते हैं वाटर, इस पे कुछ बात कर लो। तो रीजनलिज्म पे, और अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। विमेन रिजर्वेशन बिल तो पास हो गया, कब लागू होगा वो अल्लाह को ही मालूम है, भगवान को ही मालूम है कि कब लागू होगा, क्योंकि बिल में 2 क्लास लगा दी गई हैं कि जब नेक्स्ट सेंसस होना है, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होनी है, इसी के बाद हम इस लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे।
डीलिमिटेशन क्या है? डीलिमिटेशन अभी जो है कि एक लॉ है कि अप टू 2026 तक जितने भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो वैसे ही रहेंगे। 2026 के बाद जो सर्वे होगा उस पे आबादी के लिहाज से हम लोकसभा की सीट बढ़ाएंगे, राइट। सो साउथ में एक प्रॉब्लम चल रहा है। साउथ ये कह रही है कि आप हमको पनिश कर रहे हो। आपका प्रोग्राम था फैमिली प्लानिंग का, साउथ ने इस प्रोग्राम को बहुत अच्छा इंप्लीमेंट किया, फैमिली प्लानिंग सक्सेस हुई, साउथ की ग्रोथ हुई। और जब यहां पे फैमिली प्लानिंग सक्सेस हुई और जहां पे बिहार और यूपी में आबादी बढ़ी, तो आप बिहार और यूपी की सीटें बढ़ा दोगे, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल की सीटें घटा दोगे। हमको क्यों पनिश किया जा रहा है, सवाल उठ रहा है। और दूसरा सवाल कि आप सेंट्रल टैक्सेस देते हैं ना, स्टेट्स को भी सेंट्रल टैक्सेस से कुछ हिस्सा मिलता है। जो प्लानिंग कमीशन पहले थी, अभी वो एक कमीशन, फाइनेंस कमीशन बनी है, वो कमीशन डिसाइड करेगी कि किसको कितना पैसा मिलेगा। साउथ ने एक सवाल उठाया, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर और तमिलनाडु के, कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना पैसा देते हैं उसका 25% भी हमको वापस नहीं आता, राइट। अगर हमने 1000 करोड़ दिया तो आप सेंट्रल असिस्टेंट हमारे स्टेट को 250 करोड़ दोगे, 750 करोड़ आप अपने पास रख लोगे। मगर यही चीज जब बिहार की आती है तो वहां जो कंट्रीब्यूशन सेंट्रल टैक्सेस के लिए गया वो अगर 1000 करोड़ हुआ तो वहां उन लोगों को जो सेंट्रल एड मिलेगी वो 2000 करोड़ होगी, हाँ? क्योंकि वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। तो आप हमको क्यों पनिश कर रहे हो? तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और शायद इस इशू पे बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा कर साउथ में, रीजनलिज्म, फेडरलिज्म पे, और फिर सवाल है भाषा पे। और ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन, ये ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो है इसको कमजोर करने की कोशिश हो रही है। तो हमको क्या करना है? तो एक रेवोल्यूशन ट्रेड यूनियन के होते हुए हम ये कहेंगे कि हम किसी डिविजिव एजेंडा का शिकार नहीं बनेंगे। हम लोगों को यूनाइट करेंगे और यूनाइट करके जो लोगों के इश्यूज हैं उन इश्यूज पे हम एक आंदोलन चलाएंगे। जब आपको अक्टूबर का इंश्योरेंस वर्कर मिलेगा तो आप देखेंगे कि उसका एडिटोरियल होगा फोकस ऑन फंडामेंटल प्रॉब्लम्स। हमने वहां पे 4 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए हैं या ये ने। नंबर 1 है अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर 2 है इन्फ्लेशन, नंबर 3 है डिविजनेस, एंड नंबर 4 है इंक्रीजिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो कल राम पुनियानी ये कह रहे थे कि डिस्कोर्स चेंज करना है, तो ये डिस्कोर्स पहले ही रखा हुआ है हम लोगों के पास। इसको कित हद तक लोग आप लोगों के पास लेके जाओगे उस पर डिपेंड होगा हमारी सक्सेस या फेल्यूर का। तो ये जो सारे इश्यूज हैं हम लेके जाएंगे। तो इन तमाम इश्यूज पे ट्रेड यूनियन को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। और कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं। नंबर 1, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, जो लीडरशिप में है वो सब कुछ जानते हैं, कि हम कुछ नहीं जानते। मैंने महापात्रा से कहा कि मुझे बहुत प्रॉब्लम है, 24 की सवेरे मैं आऊंगा, 23 को नहीं पाऊंगा। जब महापात्रा ने कहा
कि प्रभात पटनायक 23 की सवेरे आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि मुझे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, मैं 23 पहुंच जाऊं और प्रभात पटनायक को सुन लूं। प्रभात पटनायक का सुनना मेरे लिए कोई या अनोखा एक्सपीरियंस नहीं है। दसों बार मैं उनको सुन चुका हूं और बहुत सारे बार उनसे 1-to-1 कॉन्वर्सेशन हो चुकी है। और हम ये समझते हैं जब कोई एक बात रखता है कभी, तो वहां कोई एक नई बात उभर के आएगी और उसको हमको समझना है। और ऐसे ही हुआ जब उन्होंने 4 इश्यूज को आइडेंटिफाई किया और कहा कि अगर 7% जीडीपी सरकार खर्च कर सकती है तो ये यूनिवर्सल पेंशन, यूनिवर्सल एजुकेशन, फूड सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट, ये चारों गारंटीज मीट कर पाएगी। हमने सीखा उनसे। पर कुछ अपने लीडर्स हैं, वो समझते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं और शुरू हो रहा है एक इंडिविजुअल ईगो का। अरे मैं जो कहूंगा वही सच है, दूसरा जो कहेगा वो ठीक नहीं है। सो इस इंडिविजुअल ईगो के चलते ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आएंगी। और हमने ये तय किया कि हाँ, लीडरशिप एक रोल अदा करता है, ये गाइडेंस लीडरशिप देता है, ये टैक्टिक्स लीडरशिप तैयार करता है। मगर उसको आपके टैक्टिक्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपकी स्ट्रेटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर हमारे कैडर्स उस टैक्टिक्स और उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो आप कामयाब कहां होंगे। इसीलिए यह आईए ये कहता है कि यह आईए एक लीडर पे आधारित नहीं है, यह आईए अपने कैडर्स पे बना हुआ है। अगर कल मोदी जी चले जाएंगे तो बीजेपी का हाल क्या होगा मुझे नहीं मालूम, मगर ये आईए में हम रहे ना रहे, यह आईए तो जीवित रहेगा, क्योंकि अपने कैडर्स जीवित रहेंगे, अपने कैडर्स अपनी फिलॉसफी को आगे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए रोल, एक लीडर का रोल और एक कैडर का रोल, इसमें डिफरेंस देखना है। लीडर एक पॉलिसी बनाता है और उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए हमको कैडर्स की जरूरत है। तो आज जरूरत है हमको कैडर्स की तैयार करने की, और ये ट्रेड यूनियन की एक कोशिश है कैडर्स को तैयार करने की। कब तक महापात्रा जनरल सेक्रेटरी बना रहेगा? हमको एक और महापात्रा ढूंढना है। कहां से, कैसे? जब तक आप अपने कैडर्स की एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, एक आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं तैयार करोगे तो कैडर कहां से तैयार होगा। और दूसरा, एक कलेक्टिव लीडरशिप, अगर ये सक्सेस हुई है तो एक कलेक्टिव लीडरशिप से हुई है। बहुत जगह इंडिविजुअलिज्म शुरू हो गया है, तो हम कलेक्टिव को नहीं मानेंगे, हम खुद अपने राजा हैं। आप सही हैं या गलत हैं ये कोई माने नहीं रखता जब कलेक्टिव एक इशू डिसाइड करती है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन की डिसिप्लिन है कि आप मैं को नहीं हमको मानो, इंडिविजुअलिज्म को शन करो, नॉट आई वी पे विश्वास रखो।